राधे राधे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल एजुकेशन में। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, जो कि हमारा पार्ट 1 था। आज मैं आपको 35 यानी कि 35 क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद से कोई क्वेश्चन नहीं आपका ज्योग्राफी में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो फटाफट शुरू करते हैं। तो आज हमारा 31 यानी 31वां क्वेश्चन क्या है? पहला वह है द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नोन एज, यानी कि जो खगोल पिंड के अध्ययन को हम लोग क्या कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, किसी को भी पूछ लेता है, जैसे कि हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। और इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव और पर्यावरण की जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है, उसे इकोलॉजी कहते हैं। एक लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है अग्रवाल एजुकेशन 97, उसमें आपको मैं सारी चीज़ें अपलोड कर दूँ, आज ही कर दूंगा, जिससे आप आराम से देख सकोगे और पढ़ सकोगे। एक क्वेश्चन उसका पक्का बनता ही बनता है, एक या दो भी बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर आपका होगा एस्ट्रोनॉमी। क्या होगा? एस्ट्रोनॉमी, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में खगोल विज्ञान कहते हैं, यानी कि खगोल पिंड जिसे बोलते हैं हेवनली बॉडीज़ की स्टडी को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी, जिसे हिंदी में कहते हैं खगोल विज्ञान। ठीक है, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिससे एक क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। ठीक है, इसी में से आता है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 32। क्या है? द हॉटेस्ट प्लैनेट इज, यानी कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हम सभी जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल में 8 ग्रह यानी 8 प्लैनेट होते हैं। तो सबसे गर्म कौन सा है, सबसे ठंडा कौन सा है, ये सब हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था पार्ट 1 ज्योग्राफी में, फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है हॉटेस्ट प्लैनेट? सबसे वो होता है आपका वीनस होता है। ठीक है, सबसे जो गर्म होता है वो वीनस होता है। तो सबसे वीनस गर्म होता है। सबसे ठंडा कौन सा होता है? सबसे ठंडा जो होता है आपका नेपच्यून होता है। कौन सा होता है? नेपच्यून, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वरुण बोलते हैं, वरुण। ठीक है, ओके। और सबसे चमकदार प्लेनेट कौन सा होता है? आपका ब्राइटेस्ट प्लेनेट। ठीक है, वो भी आपका कौन सा होता है? वीनस होता है, यानी कि शुक्र ग्रह होता है, यानी कि शुक्र ग्रह जो आपका सबसे गर्म भी है और सबसे चमकता भी है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। ओके, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। ओके, और मंगल जो ग्रह होता है सभी को पता है, रेड प्लेनेट जिसे कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं उसे, रेड प्लेनेट। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा एक पूछा जाता है कि सन में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? वो हाइड्रोजन गैस होती है। हालांकि इसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, ओके। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्या कहता है हमसे? अच्छा क्वेश्चन है। द पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ सन अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड, यानी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर सूर्य की जो एक परिक्रमा की अवधि होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे बच्चों कहते हैं कॉस्मिक ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर, यानी कि ब्रह्मांडीय वर्ष उसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो आपका कॉस्मिक ईयर का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे कि लाइट ईयर का पूछ लेता है, कभी कभी एस्ट्रोनॉमिकल ईयर का पूछ लेता है। लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, और ये खगोलीय वर्ष बोलते हैं जिसे। तो ये लाइट ईयर क्या होती हैं ये, और ये होता क्या लाइट ईयर? जब जो पृथ्वी होती है वो सूरज का जो एक चक्कर कंप्लीट करती है, उसे जितना भी उसे टाइम लगता है उससे हम बोलते हैं लाइट ईयर। हालांकि जो ये लाइट ईयर होती है, एस्ट्रोनॉमिकल ईयर होती हैं, ये टाइम नहीं बताती हैं। ये क्या बताती हैं? ये सारी की सारी डिस्टेंस मेजर करती हैं। क्या करती हैं? डिस्टेंस मेजर करती हैं। यहाँ पे भले ईयर लिखा हुआ है, पर ये क्या करती हैं? मेजर, डिस्टेंस मेजर करती हैं। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो लाइट ईयर है या एस्ट्रोनॉमिकल ईयर है, ये क्या मेजर करती हैं? ऑप्शन देगा टाइम, डिस्टेंस, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। तो क्या मेजर करती हैं? ये डिस्टेंस मेजर करती हैं। क्या करती हैं? डिस्टेंस मेजर करती हैं। इसको ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कहता है? द सैटर्न रिंग्स वर डिस्कवर्ड बाय, यानी कि जो शनि ग्रह होता है, सैटर्न की रिंग होती हैं, 3 रिंग उसमें मिली थी। तो किसने खोज की थी उसकी? तो खोज किसने की थी? उसने करी थी उस इंसान ने जिसे हम फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं, और सबसे जो ऑलमोस्ट ग्रह हैं वो उन्हीं के द्वारा खोज किए गए हैं। तो कौन है वो? गैलीलियो गैलीली हैं। ठीक है, गैलीलियो गैलीली हैं, ने फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं, विज्ञान का पिता भी नहीं कहा जाता है। ओके बच्चों, अब बच्चों हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 पे। वो क्या कहता है? द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज, यानी कि जो आकाशगंगा की बनावट कैसी है हमारे? तो कैसी है? स्पायरल है। कैसी है? स्पायरल है। इसे बोलते हैं घुमावदार या फिर चक्राकार भी कह सकते हैं, पर इंग्लिश में स्पायरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पायरल कहा जाता है कि जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी बनावट कैसी है, शेप कैसी है उसकी? वो स्पायरल है। ओके बच्चों, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36वां क्वेश्चन क्या कहता है? पूछता है द लॉन्गेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस पास थ्रू, यानी कि सबसे लंबा जो एक सर्कल होता है, चक्कर जैसे कह सकते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर खींचा जा सकता है, वो कौन सा होता है? क्या कहते हैं उसे? इक्वेटर कहते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा कहते हैं, आर्कटिक सर्कल यानी कि आर्कटिक वृत्त या चक्र, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा कहते हैं। तो क्या कहा जाता है उसे बच्चों? इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। यानी कि ये जो भूमध्य रेखा है वो सबसे लंबा सर्कल खींचा जा सकता है किस पर? पृथ्वी के सतह पर, यानी कि अर्थ के सरफेस पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनसे। ठीक है बच्चों, और यही क्वेश्चन है जो बच्चे पढ़ के नहीं जानते हैं नॉर्मली, वो छोड़ देते हैं, और जो पढ़ के जाते हैं वो उसको कर लेते हैं और वही सिलेक्शन पा लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्या पूछा जाता है, क्या है, विच कंट्री इज कॉल्ड राइजिंग सन, यानी किस देश को ऐसा कहा जाता है कि सूरज का देश भी कहा जाता है, मतलब सबसे पहले सूरज वहीं पे दिखाई देता है। ठीक है, तो कौन सा। अब अभी से बात है, हम इतना तो जानते हैं कि सूरज कहाँ से उगता है, पूरब यानी कि ईस्ट से उगता है। तो जो भी कंट्री सबसे ईस्ट में होगी और सबसे पहले वहीं उगता है, उसको कहा जाता है कि उसी को राइजिंग सन, कंट्री ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। तो कौन सा है वो बच्चे, कौन सा है बच्चों, वो जापान है। कौन सा है, जापान है। तो जापान को हम लोग कंट्री ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। ठीक है, और इंडिया में कौन सा है, इंडिया में किस राज्य को हम लोग ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले सूर्य वहीं पे उगता है, वहीं से दिखाई देता है। तो क्या है, अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है बच्चों, ओके। तो अगर कंट्री की बात करेंगे तो जापान हो जाएगा, और इंडिया में अगर स्टेट की बात करेंगे, अपने स्टेट में, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ओके। आते क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या पूछता है बच्चों, ये पूछता है व्हेन अ शिप क्रॉसेस डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, चाहे अलग अलग तरीके से पूछा जाए, पर पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। क्या हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, जब एक जहाज पश्चिम से पूर्व दिनांक रेखा पार करता है, इसको बोलते हैं डेट लाइन। ठीक है, जब वो पार करता है तो क्या होता है, एक दिन बढ़ता है, घट जाता है, या फिर वैसा ही रहता है, या आधा दिन घटता है, मतलब क्या होता है बेसिकली। तो होता क्या है बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। देखो बच्चों, होता क्या है, जैसे कि मान लो ये आपका, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और यही साउथ होता है, यानी कि ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर, और ये दक्षिण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सभी को पता है। ठीक है, मान लो आपकी ये डेट लाइन है, मान लो आपकी ये आपकी डेट लाइन है। ठीक है, ये आपकी डेट लाइन है। ओके ओके, यहाँ पे आपका पूरब है, यहाँ आपका पश्चिम है। ठीक है बच्चों, ओके। तो होगा क्या बच्चों, जब भी लाइन यहाँ से, जब कोई बंदा, कोई इंसान है या कोई जहाज इस तरह से मतलब माना गया है, तो इस पॉइंट से मतलब यहाँ से यहाँ आता है, पूरब से पश्चिम की तरफ आता है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट आता है। तो क्या होता है बच्चों, एक दिन क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। क्या बोलेंगे इसे हम लोग ना, गेन्स अ डे। क्या बोलते हैं, गेन्स अ डे, यानी कि एक दिन आपका बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। वहीं बच्चों, अगर ऐसा होता है, आप वेस्ट से इसकी तरफ जा रहे होते हो, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे होते हो, तो क्या होता है बच्चों, एक दिन कम हो जाता है। 2 पॉइंट है, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। शॉर्ट फॉर्म में दोबारा से बता देता हूँ कि अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो आप अपना एक दिन बढ़ाओगे, एक दिन बढ़ जाता है कहने का मतलब। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो एक दिन कम हो जाता है, सिंपल सी बात। ये कब होता है, डेट लाइन जब बोला जाए ना, कि कोई इंसान है या कोई जहाज है, कुछ भी चीज़, वो डेट लाइन को पार करके ईस्ट से वेस्ट जा रहा है या वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, तो एक दिन घटेगा बढ़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कुछ भी पूछा जाए पर इसी तरह से पूछा जाता है। तो जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे, यानी कि यहाँ से यहाँ आओगे, एक दिन बढ़ जाएगा, और वेस्ट से ईस्ट जाओगे, यानी कि यहाँ से यहाँ जाओगे, एक दिन आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या पूछा गया था बच्चों, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हेन अ शिप क्रॉसेस डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी क्या हो रहा है, एक दिन आपका कम हो रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा सही बच्चों इसका, एक दिन कम हो जाएगा, इट लॉसेस ए डे। देखिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। और एक नंबर मिल गया आपको, अगर 2 नंबर भी मिल सकते हैं, और डिपेंड करता है कितने नंबर क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत आसान है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, अ सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग। ठीक है, बैरोमीटर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, यानी कि जो हमारे वातावरण के प्रेशर को, दाब को वो मेजर करता है, मापता है, उसी को बोलते हैं बैरोमीटर। एक यंत्र होता है, डिवाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि अ सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग, यानी कि जो बैरोमीटर की रीडिंग में अगर एकदम से गिरावट आ जाती है तो क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। वायु दाब मापक में अचानक गिरावट से क्या मतलब होता है, तो उसे क्या दिखाएंगे, अगर ऐसा अगर हो रहा है तो क्या बारिश का इंडिकेशन दे रहा है कि बारिश होने वाली है, या तूफान का इंडिकेशन दे रहा है, या फिर साफ मौसम का इंडिकेशन दे रहा है, या कि बहुत ठंड का इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि बहुत ठंड पड़ने वाली है। अगर एकदम से बैरोमीटर में रीडिंग गिर जाए तो किसका इंडिकेशन देता है बच्चों, वो स्टॉर्म का देता है, यानी कि तूफान का देता है। यानी कि एकदम से गिरावट आ जाए बैरोमीटर रीडिंग में, तो इसका मतलब तूफान आने वाला है। ठीक है बच्चों, ऐसे ये लोग पता लगाते हैं, डिवाइस से ही पता लगाया जाता है कि तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है, इस तरह से लोग पता लगाते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 40 पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, हर गवर्नमेंट जॉब के और जो प्राइवेट हैं, यूपी बीएड, राजस्थान बीएड या जामी बीएड, कोई भी हो, पूछा जाता है। सिलेबस सबका सेम होता है, जैसे कि मैं हर बार ही कहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन, हिंदी में पढ़ देता हूँ। सूर्य ग्रहण होता है जब, मतलब कब होता है सूर्य ग्रहण, कहने का मतलब, तो जब होता है बच्चों
कि जब जो चंद्रमा होता है यानी कि मून होता है वो आपके सन SUN सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। ठीक है, जब कोई चंद्रमा होता है वो इन दोनों के बीच में अगर आ जाता है सन और अर्थ के यानी कि सूरज पृथ्वी के, तब आपका सूर्य ग्रहण लगता है, तब आपका सूर्य ग्रहण बच्चों लगता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी कि चंद्रमा जब सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपको पढ़ा होगा आपने, लूनार इक्लिप्स होता है, एक सोलर इक्लिप्स होता है, एक लूनार इक्लिप्स होता है। लूनार इक्लिप्स होता है, इक्लिप्स इसमें बोलते हैं चंद्र ग्रहण। क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। पहले वाला था सूर्य ग्रहण, इसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ये कब लगता है बच्चों? ये जब लगता है जब पृथ्वी जो होती है वो सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी जो होती है वो सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? तब ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पूछा जाता है, इसलिए बताया है मैंने, दोनों चीज़ बताई हैं, पूछा जाता है। अब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, याद करने का तरीका मैंने इसका ढूंढा है जो खुद मैं याद करके चलता हूँ। जैसे कि क्या है बच्चों, तो वो ये है बच्चों कि जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है आपका सोलर यानी कि ओ आ रहा है, तो मून भी ओ आता है। तो मैं इसको ऐसे याद करके चलता हूँ कि अगर मून बीच में आ जाता है सन के और अर्थ के यानी कि चंद्रमा के बीच में आ जाता है सूरज के और पृथ्वी के, तो क्या होता है? वो आपका सोलर इक्लिप्स होता है। तो मैं ऐसे याद कर लेता हूँ, एक बार मून बीच में आता है, एक बार अर्थ बीच में आता है, तो जिसमें मून बीच में आया है वो कौन सा हो जाएगा? सोलर। ओ होता है ना, इसलिए ऐसा मैं याद करके चलता हूँ, कन्फ्यूज भी नहीं होता कभी। और दूसरा वाला कौन सा होता है कि सन और मून के बीच में क्या हो? अर्थ आ जाए, वो क्या होता है? वो आपका लूनार इक्लिप्स होता है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं, बस एक याद कर रखा है मैंने, ओ यानी कि बस हो गया सोलर इक्लिप्स। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्या कहता है वो? बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे तो पढ़ा ही होगा आपने, सभी को पता है। द ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, यानी कि जो ओजोन परत होती है हमें किससे बचाती है? कौन सी ऐसी जो हानिकारक किरणें होती हैं, रेज होती हैं, उससे बचाती है। ठीक, किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, यानी कि पैराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। सभी को पता है सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती होती हैं, वो क्या करती है? जो ओजोन होती है उसको कैप्चर कर लेती है। ठीक है, तो उसे अर्थ तक नहीं आने देती। ठीक है, तो ये ओजोन होती है ना, वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से यानी कि पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती, सॉरी, जो ओजोन थी वो बनने लग गई थी, क्योंकि ओजोन में छेद हो गया था ना, कहते हैं ओजोन में छेद हो गया था। तो पिछले साल लॉकडाउन जब लगा था तो पॉल्यूशन बिल्कुल खत्म हो गया था, एसी चल नहीं रही थी और ये गाड़ियों की धुआं ये सब कुछ भी नहीं हो रहा था, तो ओजोन लेयर बनने लग गई थी। ठीक है, लेकिन फिर से दोबारा से चालू हो गया है। ठीक है, ओजोन लेयर ये बनती कैसे है, ख़त्म कैसे होती है, ये मैं आपको एक अगली वीडियो में बता दूंगा। वैसे बहुत आसान होता है, कुछ खास नहीं होता, पर एक चीज़ बता देता हूँ मैं, जैसे कि जो एसी होती है हमारे, एसी है, फ्रिज है, इन सब से क्या होता है, गैस निकल रही होती है जो क्या करती है, इसको ख़त्म कर रही होती हैं, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने लग जाती हैं। ठीक है, और ये बनती कैसे है? ये बनती है आपकी ऑक्सीजन प्लस O। ठीक है, इससे आपकी O3 बन जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, आगे बढ़ते हैं। और अर्थ की जो एटमॉस्फेयर लेयर्स होती हैं उनके बारे में हालांकि मैंने पिछली वीडियो बता देता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे नीचे कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर जिसे क्षोभ मंडल हिंदी में कहते हैं। उससे ऊपर कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फियर होती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर होती है। ठीक है, उसके ऊपर कौन सी होती है? मेसोस्फियर होती है। ठीक है, उसके ऊपर कौन सी होती है? थर्मोस्फियर होती है। ठीक है, थर्मोस्फियर, उसके ऊपर जो होती है आपकी एक्सोस्फियर होती है। ठीक है, इस तरह से आपकी लेयर होती हैं। ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 पे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव्स, यानी कि जो भूकंप मापने का जो यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? वो होता है सीज्मोग्राफ होता है। क्या बोलते हैं उसे? सीज्मोग्राफ, हिंदी में बोलते हैं भूकंप सूचक यंत्र कहते हैं, इंग्लिश में उसे बड़ा ज़्यादा सीज्मोग्राफ बोलते हैं। उस डिवाइस को सीज्मोग्राफ कहा जाता है। जैसे साउंड को मापना होता है कि कितनी साउंड है। ठीक है, जैसे एक डीजे की भी लिमिट रखी गई है ना, तो साउंड की जो जिसे मेज़र किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं। इस तरह की आपको लिस्ट में आपको इंस्टाग्राम अपने जो पेज है मेरा अग्रवाल AGGARWAL अग्रवाल एजुकेशन 97, इसमें मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें मैंने अपलोड कर रखी हैं हिस्ट्री की, तो उसमें जाके देखना, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, आपके बहुत काम आएगा। ओके, पेपर उसी में से आते हैं, क्वेश्चन काफ़ी मैंने उसमें डाले हुए हैं, लिस्ट डाली हुई है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्या पूछता है क्वेश्चन हमसे? ये हमसे पूछता है बच्चों कि विच यूरोपियन कंट्री हैज़ ओवर 200 वॉल्केनोज, मैनी ऑफ देम स्टिल एक्टिव, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसपे 200 से ज़्यादा ज्वालामुखी हैं और बहुत सारे इसमें एक्टिव है अभी भी। तो कौन सा है वो? आइसलैंड है। कौन सा है बच्चों? आइसलैंड है। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, नाम कहने के लिए आइस है, पर सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी है इसी के पास है। ठीक है, 200 से ज़्यादा ज्वालामुखी हैं, 200 से ज़्यादा। ओके बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्या पूछता है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर साल इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि इनमें से कौन सा जो एक तलछटी पत्थर नहीं है, यानी 3 तो हैं पर एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सा है वो? मार्बल। ठीक है, जो मार्बल है बच्चों आपका वो एक सेडिमेंट्री रॉक यानी कि तलछटी पत्थर नहीं है, बाकी ये तीनों आपके हैं। तो फिर मार्बल कौन सा पत्थर है अगर ये सेडिमेंट्री रॉक नहीं है? तो वो आपका मेटाफोरिक पत्थर है। कौन सा है? मेटाफोरिक है। हिंदी में आपसे देख लेना, मेटाफोरिक आपका ये होता है। ओके, मेटाफोरिक रॉक होता है, मेटाफोरिक रॉक आपका ये पत्थर होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मार्बल होता है। इसका क्या होता है? मार्बल आपका एग्जाम्पल होता है। और एक होता है ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट कौन सा होता है बच्चों आपका? इग्नियस होता है। कौन सा होता है? इग्नियस बोलते हैं उसे, इग्नियस। ठीक है, हिंदी में आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत? ग्रेनाइट को बोलते हैं इग्नियस रॉक, और मार्बल को बोला जाता है मेटाफोरिक रॉक, और ये जो 3 हैं ये होते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45। क्या पूछता है हमसे? कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज ट्रांसफर्ड इनटू मार्बल, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पत्थर है जिसे मार्बल में बदला जा सकता है। तो कौन सा है बच्चों? वो आपका लाइमस्टोन होता है। कौन सा होता है? लाइमस्टोन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में चूना पत्थर बोलते हैं। जो हमारे घर में मार्बल लगी रहती है ना, वो क्या है? वो मतलब किससे उसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कहने का मतलब वो लाइमस्टोन में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, पता है क्या होता है? CaCO, तो पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं इसे। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अच्छा क्वेश्चन है कि कमेट्स रिवॉल्व अराउंड। जो कमेट्स होते हैं ये मानी धूमकेतु से हिंदी में कहते हैं, ये किसके चारों ओर घूमते हैं, किसके चक्कर काटते हैं? तो ये होता है किसके? तो सन के काटते हैं। किसके? यानी कि सूरज के। किसके? सूरज के चक्कर ओर ये काटते हैं। कौन? कमेट्स जो होते हैं। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है बच्चों कि विच 2 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव नो सैटेलाइट्स, यानी कि कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, मैंने आपको हालांकि पढ़ाया था पिछली वीडियो में। ओके, कौन से होते हैं वो? आपके होते हैं मरकरी और वीनस होते हैं। मरकरी और वीनस कौन से ऑप्शन में है? ये मरकरी और वीनस, यानी कि बृहस्पति और शुक्र, ये होते हैं आपके सी। बृहस्पति और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं, 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास कोई सैटेलाइट, कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, मरकरी और वीनस, यानी कि ये आपका बृहस्पति, ये आपका शुक्र। ओके बच्चों, ये ऐसे 2 प्लैनेट हैं जिसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है बच्चों हमारा। क्या पूछता है? विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन नाइट स्काई, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जो रात के आसमान में लाल दिखता है, रात के समय कह सकते हैं लाल दिखता है। कौन सा है वो? सभी को पता है, मार्स है। उसे हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं, लाल ग्रह भी उसे हम कहते हैं। ठीक है, रेड प्लैनेट। ओके, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 क्वेश्चन क्या पूछता है? पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, यानी कि जो पार्सेक है वो किसको मापने की इकाई है। तो बताओ किसको है? वो है बच्चों आपकी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मापने की इकाई है। कौन? पार्सेक। ठीक है, ओके। जो आपके लाइट ईयर होता है, LIGHT लाइट ईयर, ये सब क्या होती है? ये आपकी डिस्टेंस नापने के लिए होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ये सब डिस्टेंस नापनी, क्या? डिस्टेंस नापनी है। ओके बच्चों, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो कि 50वां क्वेश्चन है हमारा। क्या कहता है? विच गैस इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन सन। भी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको कि सूरज में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? वो होती है हाइड्रोजन गैस होती है। होता क्या है ना बच्चों, जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3-4 टॉपिक फिक्स है। एक सोलर सिस्टम हो गया जिसमें आपके प्लैनेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक रिवर हो गया, कौन सी नदी सबसे गहरी है, कौन सी नदी सबसे खारी है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या पूछ लेते हैं कभी कभी कौन सी नदी इस यहाँ से नहीं बहती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। एक बांध से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जो आपके डैम्स होते हैं उनसे पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जो शुगर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस में होती है? ब्राज़ील में होती है, दूसरा हमारे इंडिया में होती है। इस तरह से क्वेश्चन ये फिक्स होते हैं, 5 टॉपिक फिक्स होते हैं जिसमें ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके GS और GK में बन जाते हैं। ओके ओके। क्वेश्चन 51 क्या पूछता है बच्चों आपसे कि अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, यानी कि जो पृथ्वी है अपने वो अक्ष पर कह सकते हैं किसकी तरफ घूमती है, किस साइड घूमती है? तो बच्चों वो घूमती है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। किस तरह घूमती है? जैसे कि आपकी 4 साइड होती हैं, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, नॉर्थ होती है, साउथ होती है, यानी कि ये पूरब, ये पश्चिम होती है। ठीक है, तो कैसे घूमती है बच्चों? वो आपकी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट टू ईस्ट आपकी घूमती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ये ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम से पूर्व को घूमती है। कौन? पृथ्वी अपने एक्सिस पर। ओके ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन 52 पर बच्चों। क्या पूछता है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो चीनी उत्पादक है वो कौन करता है? सबसे ज़्यादा चीनी कौन पैदा करता है पूरी दुनिया में? तो कौन करता है वो?
ब्राज़ील करता है, तो ब्राज़ील पहले नंबर पे होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है बच्चों? हमारा अपना देश है भारत, इंडिया। ठीक है बच्चों, ओके। इसकी भी एक लिस्ट दे दूंगा बच्चों कि चीनी में कौन है, माइका में कौन है, गन्ने में कौन है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सबका नहीं याद करना होता आपको, कुछ 5 से 10 पॉइंट में आपको दे दूंगा और उनका पहला दूसरा तीसरा बस। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है और तीसरे पे कौन है। ओके ओके। क्वेश्चन 53 क्या कहता है बच्चों कि विच इज़ द मोस्ट सुपीरियर ऑफ कोल, यानी कि सबसे अच्छी कोल कौन सी होती है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है। तो बच्चों होता क्या है, कोयले की 4 फॉर्म होती हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो होती है बच्चों, ये सबसे अच्छी पूछा गया है यहाँ पे, तो सबसे अच्छी आपकी एंथ्रासाइट होती है, ये पहले नंबर पे आती है। ठीक है, और जो सबसे खराब होती है ये पहले पे होती है, और जो सबसे खराब होती है वो पीट होती है आपकी। ठीक है, जो पूछा है ना विच इज़ द वर्स्ट, यानी कि सबसे लो क्वालिटी की जो कोल होती है, कोयला होता है, वो कौन सा होता है, पीट होता है आपका, जो चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, ऑर्डर में अगर ऑर्डर में लगाने का पूछता है क्वेश्चन, तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इसलिए मैंने ऑप्शन भी लाइन से ही डाले थे। ठीक है बच्चों, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, देन पीट। ओके बच्चों, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन 54 पे। क्या पूछता है बच्चों हमसे वो क्वेश्चन, कहता है बच्चों द स्टेट विच हैव कॉमन बॉर्डर्स विथ चाइना आर, यानी कि वो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी जो रेखा है, जो सीमा रेखा है वो एक कॉमन है। ठीक है, वो चीन से लगी हुई है, तो ऐसे कौन से राज्य हैं बताओ। ठीक है, इसके लिए आपको मैंने हालांकि पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ थोड़ा सा। तो होता क्या है बच्चों, चीन से जो राज्य लगते हैं हमारे देश के, वो कौन से लगते हैं, 5 राज्य लगते हैं हमारे। कौन से 5 हैं वो बता देता हूँ। एक उत्तराखंड है आपका, ठीक है बच्चों, एक है आपका सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, HP लिख देता हूँ शॉर्टकट में। चौथा है अरुणाचल प्रदेश, पांचवा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये 5 राज्य आपके लगते हैं बच्चों चाइना से। पिछली वीडियो में मैंने सबका बताया था कि हमारे जो पड़ोसी 8 देश होते हैं, जिसमें से 7 के हमारे जो सीमाएं लग रही होती हैं वो किससे लग रही होती है, मैंने सब बताया था। ठीक है बच्चों, तो ये देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका घर है। तो उत्तराखंड है इसमें, उत्तराखंड तो फिलहाल नहीं है, पर सिक्किम तो है, हिमाचल प्रदेश भी है, और ये अरुणाचल प्रदेश भी है, जम्मू कश्मीर भी है, यानी कि चारों हैं। तो आपका ABCD चारों ही हो जाएंगे, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन 3 आपका बच्चों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 बच्चों। क्या पूछता है कि लॉन्गेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज इन, यानी कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है। तो वो होती है मध्य प्रदेश में, MP में। किसमें, MP, यानी कि मध्य प्रदेश में है। ओके बच्चों, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं बच्चों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है कि विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, यानी कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास सबसे ज़्यादा जो शिक्षित लोग, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो कौन सी ऐसा हमारा यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन सा है वो, लक्षद्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप है। अगर यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात नहीं करके स्टेट की बात कर रहा होता, राज्य की बात करता, तो कौन सा होता बच्चों, केरला होता। कौन सा होता, केरला होता। ठीक है बच्चों, तो राज्यों में अगर बात करते हैं तो केरला होता है, जिसकी हमारी जो लिटरेसी होती है बच्चों, वो होती है, वो बच्चों हमारी 93.91। और ये किसके हिसाब से देखी जाती है, ये देखी जाती है बच्चों 2011 सेंसस के हिसाब से। 2011 सेंसस के हिसाब से बच्चों ये सारी की सारी आपकी देखी जाती है। ठीक है बच्चों, ओके। इसे बोलते 2011 की जनगणना के हिसाब से ये सब चीज़ देखी जाती है। तो राज्यों में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में है, 93.91% है। और वहीं पे अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, दिल्ली भी एक UT है, ठीक है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, पर सबसे ज़्यादा किसकी लिटरेसी, लक्षद्वीप की है। क्या है इसकी, वो 92.28 है, 92.28 है। ठीक है बच्चों, ओके। केरला के बाद दूसरा नंबर इसी का आता है। ठीक, ओके। अब आते क्वेश्चन नंबर 57 बच्चों। क्या पूछा है कि सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज, यानी कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, कहीं ऑप्शन कंचनजंगा लिखा रहता है, कहीं ऑप्शन गॉडविन ऑस्टिन लिखा रहता है। तो पहले तो सभी को पता है माउंट एवरेस्ट है, पर दूसरे में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी खासकर इंडिया के। तो बच्चों क्या करना है आपको, आंसर K2 गॉडविन ऑस्टिन आपको आंसर देना है। 3 सबसे दुनिया की चोटी ऊंची है, पहली माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2 गॉडविन ऑस्टिन, और तीसरी है कंचनजंगा। ठीक है, अगर इंडिया की पूछी जाएगी तो आपको आंसर क्या लगाना है, गॉडविन ऑस्टिन आपको टिक लगाना है। ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 58 आता है बच्चों। क्या है कि बाय विच नेम डज द ब्रह्मपुत्र एंटर इनटू इंडिया, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है वो भारत में किस नाम से आती है, भारत में किस नाम से उसका आगमन होता है। तो किस नाम से होता है बच्चों, दिहांग के नाम से होता है। किसके नाम से होता है, दिहांग के नाम से होता है। ओके, तो बच्चों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। क्या है, द रिवर बेसिन विच इज़ कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की रूर नदी किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं,
दामोदर को कहते हैं। और कहाँ पे ये, बंगाल में है। कहाँ पे है ये नदी, बंगाल में आपकी आती है। ओके बच्चों, ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है बच्चों, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, यानी कि जो पेनिसुलर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सभी को पता है कौन सी है, गोदावरी है, जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। वृद्ध गंगा भी जिसे हम लोग कहते हैं, और साउथ गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साउथ गंगा भी से हम लोग कह रहे होते हैं, यानी दक्षिण गंगा भी से हम लोग कह रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई व्हाट नेम इज़ द गंगा नोन इन बांग्लादेश, यानी कि जो बांग्लादेश है उसमें गंगों को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी पद्मा कहा जाता है गंगा को बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 62 क्या है बच्चों कि हुसैन सागर झील कहाँ पर है, यानी कि वेयर इज हुसैन सागर लेक इज लोकेटेड, कहाँ पर बच्चों, वो हैदराबाद में है। कहाँ पे है, हैदराबाद में है। इस तरह से आपकी झील भी पूछी जाती है कि कौन सी झील कहाँ पर है, और सबसे खारे पानी की, सबसे मीठे पानी की, जैसे कि सबसे मीठे पानी की जो वुलर लेक है, वुलर झील है जो कि श्रीनगर में आती है। सबसे खारे पानी की आपकी चिल्का है जो कि आपकी उड़ीसा में आई थिंक आती है। ठीक है, उड़ीसा या असम, आई थिंक उड़ीसा में ही आती है। ओके क्वेश्चन नंबर 63 है बच्चों कि विच माउंटेन्स सेपरेट्स नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को कौन सा जो माउंटेन है, कौन सा पर्वत अलग कर देता है। तो कौन सा है वो, विंध्याचल पर्वत है, इसे बोलते हैं विंध्या माउंटेन है। ठीक है बच्चों, ओके हिंदी में लिख देता हूँ मैं, विंध्या। ठीक है, विंध्या पर्वत जो है वो उत्तर भारत और पश्चिम भारत को अलग कर देता है। ठीक है, ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, नदियों से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विच इज़ द नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, यानी कि उत्तर की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है। तो कौन सी है बच्चों, वो चंबल है। कौन सी है बच्चों, वो चंबल है, जबकि नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। कभी कभी आपसे ये पूछते हैं कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी होती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी होती है, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा कौन सा नहीं, इनमें से ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी नहीं है, इनमें से वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी नहीं है। इस सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, इसकी भी लिस्ट मैं आपको इंस्टाग्राम पे ही दे दूंगा, क्योंकि सब यहाँ पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 65 क्या है बच्चों कि विच लेक इन इंडिया हैज़ हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है। आपको कहीं पे आंसर मिलता है चिल्का, कहीं पे आपको मिलता है आंसर आपको सांबर मिलता है। ठीक है, तो कौन सी नदी है बच्चों की, चिल्का झील है, चिल्का। ठीक है, चिल्का झील आपकी सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। ओके ठीक है, जो कहाँ पे आती है आपकी, उड़ीसा में आती है। कहाँ पे आती है, उड़ीसा में आती है। ठीक है, और जो वूलर है सबसे मीठे पानी की, जो कि यहाँ पर आते जम्मू कश्मीर में आती है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आती है। ठीक है बच्चों, ओके अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 पर क्या है कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, भारत के किस राज्य का समुद्र सबसे लंबा। ये तो हमने रईस पिक्चर जब देखी थी उसमें बोलते ना, उनकी शाहरुख खान सर की मैडम बोलती थी कि गुजरात का जो समुद्र सबसे लंबा है। ठीक है, यानी कहाँ का है, गुजरात का समुद्र तट, यानी कोस्ट लाइन जो है गुजरात का सबसे लंबा है। ठीक है बच्चों, ओके क्वेश्चन में 67 क्या कहता है बच्चों, पूछता है कि विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया, यानी कौन सा अक्षांश भारत से गुजरता है। कौन सा है बच्चों, वो बताओ। तो है बच्चों आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सा है वो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पूछा जाता है, बता देता हूँ कि कर्क रेखा जो है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन से राज्य हैं, तो वो आपके हैं त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान। और 4 कौन से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये आपके बच्चों 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब भारत से गुजरती है। तो वो 8 राज्यों को पास करते हुए गुजरती है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है बच्चों आपका, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया, यानी कि भारत से किस देश की जो बाउंड्री है वो सबसे लंबी है। तो किसकी है वो, बांग्लादेश की। ठीक है, सबसे लंबी बाउंड्री जो है भारत की वो बांग्लादेश के साथ ही है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि भारत का इंग्लिश पढ़ता हूँ पहले, विच स्टेट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो सबसे पूर्व का पार्ट है वो कौन सा है, वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है बच्चों। ठीक है, ये तो आपके बच्चों बात होगी ईस्ट साइड की, यानी पूरब का कौन सा है वो, अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे मतलब ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। ठीक है, सबसे ईस्ट का पार्ट है। और वेस्ट का पूछा जाए तो बच्चों गुजरात है। ठीक है, ठीक है, और एक इसमें साउथ का पूछा जाता है। ठीक है, तो साउथ कौन सा बच्चों, अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार है, जिसको एक और नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है बच्चों इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, पूछते ना कि पूछेगा विच स्टेट मतलब विच इज द मोस्ट साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज, तो इंदिरा पॉइंट भी उसे कहते हैं। हालांकि वो डूब चुका है। ठीक है, हालांकि वो डूब चुका है, फिर भी उसे को कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका साउथ का मोस्ट ईस्टर्न पार्ट मोस्ट साउथर्न पार्ट होता है।
अगर आपको ये ऑप्शन ना मिले तो आप अंडमान निकोबार में टिक कर देना, ठीक है। एक नॉर्थ पॉइंट भी होता है, नॉर्थ होता है इंदिरा कोल बोलते हैं उसे, ठीक है। पर नॉर्थ ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ईस्ट वेस्ट और साउथ ज़्यादा पूछा जाता है। ईस्ट हो गया अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट हो गया गुजरात और साउथ हो गया अंडमान निकोबार, जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 70। वो क्या पूछता है कि डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन, यानी कि जो दक्कन दर्रा है वो कहाँ पर है। वो मैं आपको सारे दर्रे पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि नाथुला, काराकोरम, ठीक है, और आपके जो जोजिला, ये सारे दर्रे मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। तो ये कहाँ होता है दक्कन दर्रा, किसके बीच में होता है ये आपका बच्चों होता है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में होता है, यानी कि दक्षिण अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में आपका ये होता है, ठीक है बच्चों। ओके, तो बच्चों अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। क्या पूछता है 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन, यानी कि जो 10 डिग्री जल संधि है वो किसके बीच में हुई है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंडमान निकोबार से रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, जो बच्चे नॉर्मल नहीं पढ़ के जाते हैं और छोड़ के आ जाते हैं या फिर तुक्का मारते हैं, गलत हो जाता है। इससे बढ़िया पढ़ ही लो ना। क्या है बच्चों, किसके बीच में होती है, तो ये होती है बच्चों आपको लिटिल अंडमान यानी कि छोटे अंडमान और कार निकोबार के बीच में होती है। लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में होती है, ठीक है। ओके बच्चों, ओके। तो बच्चों मैंने आपको हिस्ट्री कंप्लीट करा दी, ज्योग्राफी के दोनों पार्ट कंप्लीट करा दिए। पार्ट 1 पहले करा दिया था, आज पार्ट 2 करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में को पॉलिटिक्स कराऊंगा, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और प्लीज़ लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है बच्चों। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।